बेहतर से बेहतरीन की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर वह शीशा तलाश करो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं CUET 2024 डोमेन अकाउंटेंसी के सिलेबस और पेपर पैटर्न के बारे में। मुख्यतः हम बात करें तो इस वीडियो में CUET 2022 में जो आया था वो 22 से 23 में क्या पेपर पैटर्न रहा है, क्या पेपर के लेवल में कुछ चेंज हुए हैं, क्या मॉडरेट लेवल का पेपर आ रहा है या मॉडरेट टू हाई हो चुका है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं सर? डोमेन कैटेगरी का पेपर है अकाउंटेंसी, इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, जिसमें से आपको 40 करने हैं। पर सही क्वेश्चन 5 मार्क्स मिलेंगे आपको और एक गलत क्वेश्चन पे आप -1, मतलब आपको बहुत फूक फूक कर कदम रखने हैं। साथ टाइमिंग की बात कर ले तो 60 मिनट्स आपको यहाँ पर 60 मिनट्स मिलेंगे, जिसमें से आपको 60 मिनट में 40 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे आउट ऑफ 50 क्वेश्चन। हमारा जो अकाउंटेंसी का मुख्यतः सिलेबस है, मैंने उसे आपके कन्वीनियंस के लिए 4 मेन हेडिंग्स में बांट दिया है। सबसे पहला हेडिंग है या सबसे पहला यूनिट कह सकते हैं हम लोग, अकाउंटिंग फॉर NPO एंड पार्टनरशिप। इसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग, साथ साथ पार्टनरशिप की पूरी अकाउंटिंग, फंडामेंटल से लेकर डिसोल्यूशन तक का है। साथ ही अगला यूनिट है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसमें कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे हम लोग। साथ ही अकाउंटिंग रेशियो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी बातें। और सबसे लास्ट यूनिट जो कि बहुत कम बोर्ड में देखा जाता है, कभी कभी इसे मेनली कुछ रीजनल बोर्ड्स में या कुछ स्टेट बोर्ड्स में इसको पढ़ाया जाता है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। हालांकि CBSE बोर्ड में भी मेनली 12th में बच्चों के पास ऑप्शन रहता है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ऑफ अ कंपनी या कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में एक ऑप्शन चूज़ करें। ये बच्चों के ऊपर होता है, बच्चे अपने हिसाब से पेपर में चूज़ कर सकते हैं। तो पहले यूनिट की बात करेंगे, ये 6 चैप्टर्स आपके पहले यूनिट में है। NPO है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, नए पार्टनर जब फर्म में आता है एडमिशन, पुराना पार्टनर जब मर जाता है या सेवानिवृत्ति हो जाती है उसकी, तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, सबसे लास्ट में जब पार्टनरशिप फर्म को का विघटन कर दिया जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये आपके 6 यूनिट है। आपको देख के लग रहा होगा कि ये हूबहू क्लास 12 का सिलेबस है। बिल्कुल, CUET जो NTA कंडक्ट कराता है उसने मेनली क्लास 12 के सिलेबस को ही मुख्यतः फोकस किया हुआ है। तो जो 2023 और 2022 में पेपर हुए हैं वो उसका कुछ मैंने आपके सामने कुछ एनालिसिस किया है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे तो लगभग NPO से ऑन एवरेज 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप हर शिफ्ट में, हर पेपर में आप देखेंगे तो NPO से आपको लगभग 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप से ऑन एवरेज 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 6, 4, 5, 2, 6, 2, 9, किसी शिफ्ट में 9 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप से। तो इसीलिए मैं कहूँगा, आपको एक मोटा बता दूं कि पहले यूनिट से NPO, पार्टनरशिप फंडामेंटल और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये बाबू 3 चैप्टर जो हैं, इन 3 चैप्टर पर गार्ड बांध लीजिए। CUET 2022 में भी NTA ने टारगेट किया इस पर और 2023 में भी NTA ने इस चैप्टर्स पर टारगेट किया है। तो इन चैप्टर्स को थोड़ा सा आप अच्छी तरीके से, आप बढ़िया तरीके से तैयार कीजिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बहुत भर के पूछे जा रहे हैं। ऑन एवरेज बात करें, डिसोल्यूशन से भी 6 क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग पूछे जा रहे थे आपके। किसी में 4 पूछे गए हैं, किसी में 3 पूछे गए हैं, किसी में 2 या 1 क्वेश्चन भी आया है। लेकिन हम लोग अगर ऊपर से बात करें तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल रहे हैं। मतलब ये वेटेज वाला चैप्टर है। एडमिशन से भी 4 से 5 क्वेश्चन, रिटायरमेंट से 2 से 3 क्वेश्चन, और आपका ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से 1 से 2 क्वेश्चन, एडमिशन से 4 से 5 क्वेश्चन और रिटायरमेंट से आपके 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो रिकंस्टिट्यूशन, एडमिशन और रिटायरमेंट एंड डेथ, इन 3 चैप्टर को मिला ले तो 10 क्वेश्चन का आपका वेटेज कुल मिला के इन चैप्टर से मिल रहा है। ये आपके पूरी फर्स्ट यूनिट का जो एनालिसिस है इस बार का वो है। NPO से क्या पूछ रहा है? NPO आपको पता है गैर लाभकारी संगठन की किस प्रकार से लेखांकन की जाती है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, आय और व्यय खाता,
ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, ये सारे अकाउंट्स यहाँ पर बनाए जाते हैं। बैलेंस शीट, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम, ये सारे जो हेडिंग्स हैं या टॉपिक्स हैं ये मेनली एनपीओ के चैप्टर्स में हम लोग को पढ़ने हैं। पार्टनरशिप फंडामेंटल की बात करें कि मेनली जब एक पार्टनरशिप फर्म का फॉर्मेशन होता है तो उसके प्रारंभिक लेखांकन किस प्रकार से किया जाता है, प्रीलिमिनरी अकाउंटिंग किसी किसी किताब में आपको चैप्टर के नाम से दिखेगा। इसमें मेनली हमको पढ़ना है कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स क्या हैं, और पार्टनर्स कौन होते हैं, पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, इंडिविजुअली क्या कहते हैं, पार्टनर्स के बीच में रिलेशन क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के कैपिटल को अकाउंटिंग करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, एडजस्टमेंट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज अकाउंट्स को कहते हैं हम लोग, ये और गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ये सब कुछ टॉपिक्स जो हैं इसके मुख्यतः इस मेनली चैप्टर से मिलते हैं। आगे बढ़ेंगे, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसको हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, जब हमारे पुराने पार्टनर्स आपस में अपने लाभ हानि रेशियो को चेंज करने लगते हैं तो उस प्रकार से अकाउंटिंग किस प्रकार से होगी। इसमें जो सबसे फेवरेट टॉपिक है जो एनटीए हर बार इस चैप्टर से पूछता है वो होता है गुडविल। गुडविल आप यहाँ पढ़ेंगे, गुडविल को निकालने का तरीका यहाँ सीखेंगे, लेकिन इस गुडविल की अकाउंटिंग आपको मेनली हर जगह देखने को मिलेगी, हर जगह देखने को मिलेगी, इस चैप्टर में, एडमिशन के चैप्टर में और साथ साथ रिटायरमेंट डेथ के चैप्टर में। तो इसीलिए गुडविल को अच्छे से मांझ के चलिएगा, आपको बहुत काम देने वाला है। गुडविल के साथ साथ अकाउंटिंग फॉर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एंड रिजर्व्स, भंडार, संचित लाभ और संचित हानियों का लेखांकन किस प्रकार से किया जाता है, इस चैप्टर में उसको भी हम लोग मेनली देखेंगे। एडमिशन ऑफ पार्टनर, सबसे अधिक क्वेश्चन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, कि जब नया पार्टनर फर्म में आता है तो बहुत सारे केसेस बनते हैं कि उसके शेयर का आधा पार्ट ये पार्टनर देगा, आधा पार्ट ये पार्टनर देगा, उसके शेयर का 1/4 पार्ट ये देंगे, 3/4 पार्ट वो देंगे। तो इस प्रकार से जो अलग अलग केसेस आपने पढ़े होंगे वो इस चैप्टर से मेनली पूछता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, हाँ, असेट्स एंड लायबिलिटी का जो रीवैल्यूएशन होता है, पुनर्मूल्यांकन, कि भाई नया पार्टनर फर्म में आता है तो उसकी वजह से एग्रीमेंट चेंज होता है, तो एग्रीमेंट चेंज होने से एसेट एंड लायबिलिटी की वैल्यू पर इफेक्ट पड़ता है, तो उसकी अकाउंटिंग मेनली हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। साथ साथ कैपिटल के एडजस्टमेंट को भी हम लोग मेनली देखते हैं। आगे आता है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर जो है वो मेनली इसमें भी हम लोग रेशियो के बारे में बात करते हैं, गुडविल की अकाउंटिंग के बारे में, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये सारी बातें इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपके पार्टनरशिप फर्म है, मैं पर्सनली मुझे लगता है कि ये चैप्टर और चैप्टर से एकदम भिन्न है, उनका कोई रिलेशन नहीं है, साथ ही ये सबसे अधिक पूछा भी जाता है। ये है आपका पार्टनरशिप फर्म का विघटन, डिसोल्यूशन। जब फर्म बंद होता है तो फर्म जब बंद होता है तो उसमें उस समय एक अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम होता है रियलाइजेशन अकाउंट, जिसको हम लोग वसूली खाता भी कहते हैं। इस अकाउंट के थ्रू हम करते क्या है, मेनली अपने असेट्स को बेचते हैं। एक लिक्विडेटर होता है जो मेनली सारे काम करता है, वो लिक्विडेटर हमारा पार्टनर भी हो सकता है या कोई आउटसाइडर भी हो सकता है, उसको हम बदले में कुछ अमाउंट पे करते हैं, ठीक है। तो वो सारे एसेट्स को बेचता है, सारी लायबिलिटी का पेमेंट करता है। तो इन रियलाइजेशन अकाउंट के बाद आपको मेनली इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन भी आपको अधिक पढ़ना पड़ेगा। सर थ्योरेटिकल पोर्शन मतलब, थ्योरेटिकल पोर्शन का मतलब बाबू होता है आपका कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप एक्ट के किस सेक्शन में आता है, डिसोल्यूशन करने के मोड्स क्या क्या होते हैं। फर्म को बंद करने के बहुत तरीके होते हैं ना, कि कोर्ट जब इंटरवेन कर दे, जब कोई पार्टनर इनसेन हो जाए, पार्टनर मर जाए, सारे पार्टनर्स मर जाए, ठीक है, जब पार्टनर्स आप अपने विल से पार्टनरशिप फर्म को बंद करें, तो ये किस किस चार्जिंग सेक्शन में डील करता है, ये सारे सेक्शंस भी हमें याद करने पड़ेंगे, जो कि सीयूईटी 2023 में भर भर के यहाँ से क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट यूनिट जो है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज है। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में 3 चैप्टर है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको पता ही है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, ठीक है, शेयर पूंजी की किस प्रकार से लेखांकन की जाती है, ऋण पत्रों का लेखांकन और ऋण पत्रों का मोचन, ये सारी बातें हम लोग मेनली इस यूनिट पे देखेंगे। यूनिट वाइज बात करें, सीयूईटी 2023 में जो टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें सबसे अधिक अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल से भाई, जो कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सीयूईटी 2022 में भी यहाँ से अधिक क्वेश्चन थे और 23 में भी अधिक क्वेश्चन है। ऑन एवरेज 7 क्वेश्चन इस चैप्टर से बने हैं। आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिले, किसी किसी स्लॉट में 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको 5 क्वेश्चन तो मिनिमम हर स्लॉट से दिखेंगे ही दिखेंगे। तो इस चैप्टर को आपको बहुत ध्यान से रखना है। अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर और रिडेम्पशन को मिला के ऑन एवरेज 6 क्वेश्चन हर स्लॉट में देखे गए हैं। रिडेम्पशन और मेनली आपका अकाउंटिंग फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर और अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर, ये दोनों की अकाउंटिंग जो है
इन दोनों का चैप्टर मिला के लगभग आपके 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। टॉपिक क्या है भाई, सिलेबस क्या है, इस टॉपिक के अंदर क्या क्या चैप्टर के अंदर पढ़ना है। मेनली शेयर कैपिटल क्या होता है, शेयर कितने प्रकार के होते हैं, कंपनी क्या होती है, कंपनी कितने प्रकार की होती है, शेयर्स को इशू करने के तरीके क्या होते हैं, कैश में, प्रीमियम में, कंसिडरेशन अदर देन कैश, 4 फीचर ऑफ शेयर्स एंड री इशू ऑफ शेयर, साथ साथ अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। ये सारी बातें मेनली आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगी। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत वेराइटीज़ हैं, लेकिन करने में बहुत मज़ा आता है इस चैप्टर को। आगे है अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर। ठीक, शेयर जो सीख लिया वो डिवेंचर भी सीख लेगा। डिवेंचर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के डिवेंचर्स होते हैं, डिवेंचर डीड क्या होता है, डिवेंचर्स को इशू करने के क्या तरीके हैं, शेयर डिस्काउंट पर भी इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पर भी इशू कर सकते हैं और पार पर भी इशू कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, शेयर को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते, डिवेंचर को इशू कर सकते हैं। कोई सामान परचेज किए, बदले में डिवेंचर्स इशू कर दिए, इशू ऑफ डिवेंचर्स, कंसिडरेशन अदर देन कैश। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी नाम का एक टॉपिक आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा कि बैंक से लोन लेते हैं, कोई कंपनी बैंक से लोन लेती है और बदले में अपने डिबेंचर्स इशू कर देती है, वो कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में देखा जाता है। ये आपका इस चैप्टर में पूरा डील करना है। अगला है आपका रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर क्या होता है सर, मेनली डिबेंचर्स का मोचन करना। आप जब इशू करते हैं तो इशू करने के का एक डिबेंचर का टर्म होता है, एक मैच्योरिटी पीरियड होती है। तो मैच्योरिटी होने के बाद क्या होता है, उन डिबेंचर्स का रीपेमेंट किया जाता है, उनका वापस से पेमेंट किया जाता है, तो उसी को कहते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसमें भी एक छोटा टॉपिक है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, अधिक पूछता भी नहीं है। एक आध 2 क्वेश्चन आपको मेनली देखने को मिल जाता है रिडेम्पशन से। अगला यूनिट है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मेनली अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी प्रिपेयर करती है उसका एनालिसिस करना है। इसमें कुल मिला के आपके 5 चैप्टर हैं। ये 3 चैप्टर शुरुआत के जो है प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर है, प्योर नहीं कह सकते क्योंकि टूल वाले चैप्टर में आपका कंपैरेटिव कॉमन साइज है। 1-2 क्वेश्चन पूछे गए थे सीयूटी 2023 में, सीयूटी 2022 में इससे क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन 2023 में पूछे गए थे कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट से। 1-2 क्वेश्चन मेनली 1-2 पेपर में मैंने देखा था, बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं था। जो पूछे गए थे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी से पूछे गए थे कि कंपनी का बैलेंस शीट शेड्यूल 3 पार्ट 1 में डिफाइंड है। उसके अंदर आपको एक आइटम दे देगा और पूछेगा बताइए कंपनी के बैलेंस शीट के किस हेडिंग या किस सब हेडिंग में जाएगा। ठीक उसी प्रकार बोलेगा कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ पीएल के किस हेडिंग या किस सब हेडिंग में ये वाला आइटम जाएगा आपका। सबसे अधिक यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे इन 3 चैप्टर्स में। फाइनेंशियल एनालिसिस, मेनली एक्सटर्नल एनालिसिस क्या होता है, इंटरनल एनालिसिस क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायनामिक, ये सब तरह के एनालिसिस आपको मेनली इस चैप्टर में पढ़ने हैं। जो 2 चैप्टर इस मेनली यूनिट का फोकस रहेगा वो ये 2 चैप्टर्स रहेंगे, अकाउंटिंग रेशियो और कैश फ्लो स्टेटमेंट। अकाउंटिंग रेशियो मेनली जब 2 या 2 से अधिक अकाउंटिंग वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप चेक करते हैं तो उसे हम मेनली अकाउंटिंग रेशियो कहते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के रेशियो हैं, सॉल्वेंसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, या कह सकते हैं आपका एक्टिविटी रेशियो। अलग अलग रेशियोज हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे कैटेगरीज बनाए गए हैं। मेनली ये चैप्टर में फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा और उसी फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। ठीक, अगला है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश का फ्लो हमारे बिजनेस में किस प्रकार से है उसके बेसिस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से हम एक फॉर्मेट बनाते हैं और फर्म के कैश फ्लो पोजीशन को चेक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। सीयूटी 2023 में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो जैसा कि मैंने कहा ये 3 चैप्टर मिला के लगभग ऑन एवरेज 5 से 6 क्वेश्चन आपको हर स्लॉट में मिलेगा। हर स्लॉट में ये चैप्टर्स मिला के आपको 5 से 6 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और अगर अकाउंटिंग रेशियो और कैश फ्लो स्टेटमेंट मिला लोगे तो ये दोनों चैप्टर से मिलेगा आपको 10 से 12 क्वेश्चन। 10 से 12 क्वेश्चन, बिल्कुल 10 से 12 क्वेश्चन ये 2 चैप्टर से मिला के। इसीलिए ये दोनों चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं सर। आगे है आपका वही सारे चैप्टर्स के बारे में जो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि इस चैप्टर से क्या क्या पूछता है, वो सारी बातें इसमें लिखी है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टूल ऑफ फाइनेंशियल, कंपैरेटिव और कॉमन साइज, इसका भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे इस बार, परेशान ना हो। आगे अकाउंटिंग रेशियो, रेशियो कितने प्रकार के होते हैं, उन रेशियोज़ के अंदर भी कौन कौन से सब रेशियोज़ हैं, ये सारे रेशियोज़ के बारे में बताया गया है। और सबसे आखिरी में कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड जो ICAI ने इशू किया था उसके बेसिस पे अकाउंटिंग किस प्रकार से होती है। सबसे लास्ट यूनिट कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। मैंने इस कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग को चैप्टर वाइज छाटा नहीं है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग वाले यूनिट में 3 चैप्टर्स हैं आपके, स्प्रेडशीट है, DBMS है
और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन पोर्शन है। तो कुल मिला के अगर ऑन एवरेज बात करें तो 4 से लेके 5 क्वेश्चन हर स्लॉट में इस चैप्टर से पूछे गए कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग से। मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, किसी की स्लॉट में 2-2 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन लगभग 4 से 5 क्वेश्चन या 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे ही गए हैं इस स्लॉट इस चैप्टर से मिली। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के अंदर जैसा कि भाई देख सकते हैं, ओवरव्यू है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का, फीचर्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का, ठीक है, उसका यूज़ क्या है, किस प्रकार से कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम को हम इंस्टॉल करते हैं, सेटअप बनाते हैं उसका, ठीक है, कोडिफिकेशन क्या होता है, डेटा वैलिडेशन, एंट्री और वेरिफिकेशन क्या होता है, ये सारी बातें मिल आपको इसमें है। DBMS के ऑब्जेक्टिव्स, टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स, ये सब के बारे में आप लोग बेसिक क्लास 7th 8th में आप सभी लोग को मिली DBMS का एक बेसिक नॉलेज दिया जाता है। और जब आप क्लास 9th में जाते हैं या 10th में जाते हैं तो उसमें भी आपको अकाउंटिंग के रूप में नहीं, एक बेसिक कंप्यूटर जब आप पढ़ते हैं तो उसमें ये सारी बातें आप लोग को बताई जाती हैं। लेकिन अब उसको हम अकाउंटिंग के परव्यू में समझने की कोशिश करेंगे कि ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग में कैसे यूज़ की जाती हैं। पैटर्न भी लाया हूं मैं आप सभी लोग के लिए कि साल 2022 और 2023 में किस प्रकार से क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे गए हैं, ये आपके सामने। जैसे स्टेटमेंट बेस्ड की बात करूं मैं, केस स्टडी से कहते हैं, लगभग हर स्लॉट पे 10 क्वेश्चन दिख रहे हैं। वो लास्ट के 40 से लेके 50 तक का जो क्वेश्चन था बाबू ना, वो केस स्टडी वाला था आपका, स्टेटमेंट बेस्ड। आपको एक केस स्टडी दे दिया था, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन दिए हुए थे। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है ये, खासकर आपको बिजनेस स्टडीज़ में देखने को मिलता है, लेकिन अब अकाउंटेंसी में भी इसका प्रचलन चलने लगा है। तो आपको केस बेस को अच्छे से मजबूत करना है। मैच द कॉलम से 5 से 6 क्वेश्चन हर स्लॉट में। मैच द कॉलम आपको पता ही है कि एक कॉलम दूसरे कॉलम से मिलान करना होता है हमें, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल में कह दूं कि आपको फंक्शन की एक तरफ दिया है और उसका मतलब दिया हुआ है कि रेडू का फंक्शन की क्या होता है, अंडू का फंक्शन की क्या होता है, DBMS का फुल फॉर्म क्या है, डेटा वैलिडेशन का फीचर क्या है, ऐसे कुछ आपको मैच करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको पता है, अकाउंटेंसी एक न्यूमेरिकल पेपर है, इससे हमेशा 15 से 18 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आना तय है। अब उसमें वो स्टेटमेंट बेस्ड भी हो सकता है, मैच द कॉलम, वो तो अलग बात है, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मोटा मोटा बात करूँ तो आपको 18 से लेके 15 क्वेश्चन आपको देखने को हमेशा मिलेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चन, वो आप लोग देखा होगा, आप लोगों ने, मैं दिखाऊंगा भी आपको मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चन। अभी मैंने उसका आपको एक फॉर्मेट लाकर दिया हुआ है। जैसे कि अगर आप देखेंगे, आपको एक क्वेश्चन दे देगा, उसके अंदर ABCDE दे देगा, फिर नीचे ऑप्शन देगा बोथ A and B, A B and C, C D and E। इस प्रकार से आपको क्या रहेगा, ऑप्शंस दिए रहेंगे, आपको उसको चूज करना पड़ेगा। और 1 लाइनर क्वेश्चन मतलब सिंगल एक लाइन में क्वेश्चन दिया हुआ है कि अकाउंट एक्टिविटी रेशियो का दूसरा नाम क्या है, अगर ऑपरेटिंग रेशियो 10% है तो बताइए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना होगा। इस प्रकार से एक लाइन में क्वेश्चन सिंपल आपको लगभग 8 से 10 क्वेश्चन हर स्लॉट में दिए हुए थे। आपको आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये मैं आपके लिए कुछ आपके सहूलियत कह सकते हैं, या आपको दिखाने के लिए, जो बच्चे पहली बार CUT देंगे 2024 में, तो वो पेपर का थोड़ा सा रूप देख लें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ये एक मैच द कॉलम का क्वेश्चन है, आपको देखिए यहाँ पर लिस्ट 1 दिया है, लिस्ट 2 दोनों का आपको मिलान करना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखिए यहाँ पर ये मल्टीपल ऑप्शन वाले क्वेश्चन है। मल्टीपल ऑप्शन वाला क्वेश्चन देख लीजिए कैसा है। आपको जैसे एग्जाम्पल में पढ़ता हूँ, आपको दिख रहा होगा नहीं हो रहा मुझे नहीं पता। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड आपको 5 ऑप्शन दिए रहेंगे। अब उसमें आपको चूज करना पड़ेगा कि पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में आप इसमें क्या क्या चूज करेंगे। देखिए लिखा है ना, A and C ओनली, B and C ओनली, B and E ओनली। ये देखिए सारी बातें लिखी होंगी आपको, ठीक। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिलेटेड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। बताइए कैश फ्लो स्टेटमेंट से कौन से में मिलता है। भाई आपको 5 ऑप्शन दे दिए, अब आपको मिलाना है A B and C, C D and E। इस प्रकार से आपको मिल ली, पूछता है मल्टीपल ऑप्शन। देखिए ये अब देखिए एक और प्रश्न चला है, वो वाला सीक्वेंस वाला। देखिए ये सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है। डिसोल्यूशन में आपने सीक्वेंस पढ़ा था कि फर्म जब बंद होती है तो अपने असेट्स और लायबिलिटी का किस प्रकार से अकाउंटिंग करती है, अपने असेट्स को बेच के लायबिलिटी का पेमेंट किस प्रकार से करती है। तो जो मोड ऑफ पेमेंट है या सेटलमेंट ऑफ अकाउंट है वो किस प्रकार से होता है, वो यहाँ पर पूछा गया है। देखिए एकदम हूबहू उसी तरह मेनली सीक्वेंस से पूछा गया है। सबसे पहले आप थर्ड पार्टी का पेमेंट करेंगे। अब थर्ड पार्टी का करेंगे मतलब ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से आपको सीक्वेंस वाइज भी, प्रोसेस वाइज भी क्वेश्चन पूछा गया है। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं लाया हूँ, ये देखिए ये भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपके लिए। ये सारे देखिए केस स्टडी वाला क्वेश्चन भी आपके लिए।
कि एक कंपनी है सुविधा लिमिटेड ने, उसने डिबेंचर इशू किया है इतने रुपए का, बैंक को इतना इशू किया है डिबेंचर, तो बताइए किस प्रकार के कैटेगरी में आएगा। ये आपके कुछ केस स्टडी वाले क्वेश्चन आपके लिए है, 5 क्वेश्चन है एक केस स्टडी से रिलेटेड। तो मुख्यतः हमने मेरे लिए देखिए सारी बातें कि 2024 में क्या रूप रह सकता है अकाउंटेंसी का, वो मैंने सिलेबस डिस्कस कर लिया। 22 से 23 क्या पैटर्न रहा है मेनली इस सब्जेक्ट का, इस पेपर का लेवल क्या पूछा गया है एनटीए द्वारा। तो अगर मोटा मोटा बात करें तो मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं, बहुत हार्ड नहीं है, मॉडरेट पेपर पूछा जा रहा है। लेकिन पेपर वही सॉल्व अच्छे तरीके से कर पाएगा जिसने एनसीईआरटी को पूरी अच्छी तरीके से समझा है। आप एनसीईआरटी को कंठस्थ कर लेंगे तो आप हर कुछ कर लेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड पेपर बनाया जा रहा है एकदम, कोई बाहर से कुछ नहीं पूछा जा रहा है। जैसा कि बहुत सारे पेपर का फीचर होता है ऐसा कि उसमें कुछ बाहर से पूछा जाता है, लेकिन हमारे सब्जेक्ट में ऐसा कुछ नहीं है। एनटीए ने जितना बोला है उसी में आपसे पूछेगा वो। हाँ, लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, उसकी तैयारी हम बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। हमारा पहला वीडियो, उसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग पर आएगा। मैं पहले अकाउंटिंग का बेसिक्स आप सभी लोग को पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम लोग एनपीओ पढ़ना शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। बाय बाय।